अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतनैन बख्श। नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता में जंग के बादल मज़ीद गहरे होते जा रहे हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी एक नए और ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। अमेरिका ने ईरान के जनूबी साहिली इलाकों में ताज़ा हमलों की तस्दीक करते हुए दावा किया है कि इन कार्रवाइयों का मकसद आबना हुर्मुज़ में बैनुल अक़वामी जहाज़रानी को दरपेश खतरात का खात्मा है। जबकि ईरानी मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ भी बंदर अब्बास, सरक, कोनारक और चाबहार समेत मुतादिद इलाकों में धमाकों की आवाज़ें भी सुनी गई हैं। अमरीकी हमलों के बाद चाबहार फ्री जोन की हंगामी इकदाम शुरू कर दिया गया है, जबकि गोदामों में मौजूद गाड़ियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल भी किया जा रहा है। दूसरी जानब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़े अल्फाज में कहा है कि ये हमले ईरान की जानिब से बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने के रद्दअमल में किए गए हैं। साथ ही उन्होंने ईरान को सख्त वार्निंग देते हुए ये भी कहा है कि अगर दोबारा ऐसी कार्रवाई की गई तो इसके नताइज पहले से कहीं ज़्यादा और संगीन भी हो सकते हैं। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने भी खबरदार किया है कि अगर ईरान ने अपना हुर्मुज़ बंद करने की कोशिश की तो उसे अमरीकी फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है। उधर ईरान ने भी सख्त रद्दअमल देते हुए अमरीका को दो टोक पैगाम दिया है। नाज़रीन, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने ऐलान किया है कि अब धौंस, धमकी और वादा खिलाफी का हर जवाब दिया जाएगा। उनका मजीद कहना था कि अगर ईरान पर हमला किया गया तो हमला आवर भी महफूज नहीं रहेंगे, जबकि आपने हुर्मुज़ से मुतालिक किसी भी फैसले पर अमरीकी दबाव कबूल नहीं किया जाएगा। इसी दौरान बढ़ती हुई कशीदगी के बायस आलमी मईशत पर भी खतरात मंडराने लगे हैं। अगर हम यूं बताएं कि अमरीकी पाबंदियों में नरमी खत्म होने के बाद ईरान का तकरीबन 6 करोड़ 30 लाख बैरल खाम तेल समंदर में फंसा हुआ है, जबकि खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर अमरीकी नाकाबंदी दोबारा सख्त हुई तो मजीद करोड़ों बैरल तेल और रिफाइंड मसनूआत आलमी मंडी तक नहीं पहुंच सकेंगी, जिसके असरात दुनिया भर की तेल की कीमतों और आलमी तिजारत पर मुरतब भी हो सकते हैं। नाज़रीन, ये तमाम तर प्रोग्राम का पस मंज़र है। एक तरफ हम देख रहे थे कि मुज़ाकरात का आगाज़ हो रहा था, दोनों फरीक एक मेज़ पर बैठे थे और मुज़ाकरात बाकायदा तौर पर शुरू हो चुके थे, और दूसरी जानिब हमने ये देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न लिया और उसके बाद हमलों का जो सिलसिला है वो नहीं रुक सका। अब दोनों फरीक दोबारा इसी कशमकश में और इसी कशीदगी का शिकार हो रहे हैं कि और मुज़ाकरात अब किस करवट बैठेंगे, ये प्रोग्राम के अंदर हम डीपली डिस्कस करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम के अंदर जो मौजूद गेस्ट मौजूद हैं वो है GR बलोच साहब, जो कि साबिक सफ़ीर हैं। आपको वेलकम करूँगी प्रोग्राम के अंदर। दूसरी जानिब मेरे पास नायरा चौहान साहिबा मौजूद हैं, जो कि साबिक सफ़ीर हैं। आपको वेलकम करूँगी प्रोग्राम के अंदर। GR बलोच साहब, आप बताएं, एक तरफ हम ये देख रहे थे कि दोनों फरीक एक मेज़ पर बैठे हैं, मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ है, उसके बाद हम फ्रीक्वेंटली जो है वो सिचुएशन चेंज होते हुए देख रहे हैं। उस वक्त हम देख रहे हैं कि अब जो है वो हमलों का सिलसिला जारी है, यानी जो कशीदगी के बादल हम झटने की बात कर रहे थे वो दोबारा मंडलाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। क्या कहेंगे? शुक्रिया। देखिए, जब ये अमन मुआहिदा लिखा गया था उस वक्त भी उन खतरात का जिक्र हमने अपनी गुफ्तगू में किया है। जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उन्होंने भी इसको हाईलाइट किया है, और मैं समझता हूँ कि फरीकैन को भी पता था, या अगर नहीं था तो होना चाहिए था, उसमें एहतियात बरतना जरूरी था, क्योंकि एक बहुत बड़ी जंग को होने से जो है पाकिस्तान और बाकी जो दोस्त जो हमारे साथ थे जिन्होंने अमन की काविशें की, मीडिएशन किया, हम मकसद यही था कि खित्ते को भी, ईरान को, खित्ते को और दुनिया को एक बहुत बड़े अलमिये से जंग से बचाया जाए या मईशत के बहुत बड़े बहरान से बचाया जाए। अब इतने बड़े जब ऑब्जेक्टिव होते हैं आपके सामने तो फिर एहतियाती तदाबीर ज्यादा दकीक होनी चाहिए, ज्यादा माइन्यूट होनी चाहिए, ज्यादा डिटेल में होनी चाहिए। उसका मुझे फुकदान नजर आया शायद दोनों तरफ से। प्लस क्या है कि देयर वर सर्टेन मैकेनिज्म्स, सेफ्टी मैकेनिज्म जिनको इम्प्लीमेंट होना था, जिसमें क्राइसिस मैनेजमेंट था, डी कन्फ्रंटेशन कमेटी थी और डी कन्फ्लिक्शन कमेटी थी, और एक और भी कमेटी थी कि अगर क्राइसिस होता है तो क्या किया जाएगा। तो वो नहीं हुआ। तो आई थिंक वक्त आ गया है कि इन तमाम सेफ्टी मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट किया जाए और फरीकैन खुलूस नीयत के साथ और बड़े ऑब्जेक्टिव को सामने रख के इस पे जो पीस की नेगोशिएशंस हैं उसमें दोबारा जुड़ जाएं, और जिसके अब
कुछ अदिये मिल रहे हैं। जी ठीक है, लेकिन जियार साहब हम ये भी देख रहे हैं कि आप एक तरफ बात कर रहे हैं कि जो ऑब्जेक्टिव से जो सेफ्टी मैकेनिज्म था उसको भरपूर अंदाज पे रखना चाहिए था, लेकिन वो हमें कहीं ना कहीं लैक होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप क्या समझते हैं कि एक तरफ हम मुज़ाकरात की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम जंगबंदी तोड़ने की बात करते हैं, ये कहाँ की पीस है? क्योंकि इस तरह से अगर हम चलते रहे तो आगे मशरिक़ वुस्ता की जो सूरत हाल हम देख रहे हैं वो किस तनाजुर में जाती हुई दिखाई देगी? बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। मेरा भी अब जो थिंकिंग उस तरफ जा रही है, एक तो ये मैं एज ए पाकिस्तानी जहां मुझे अपने इंटरेस्ट ज़्यादा अजीज़ हैं कि हमारे 1.5 मिलियन पाकिस्तानीज गल्फ कंट्रीज़ में काम करते हैं, उनकी रोज़ी रोटी उसी पे है। हमारा 80% जो ऑयल है फ्यूल यहाँ JCC कंट्रीज से आता है। हमारे स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट है विद सऊदी अरेबिया। आई एम सॉरी, द टाइम हैज कम जब पाकिस्तान को कहना चाहिए कि JCC countries cannot be kept hostage to the continuation of war or achieving those objectives which the जो दो फरीकैन है उन्होंने जंग में हासिल नहीं किए। अब जो है वो जंगबंदी को तोड़ के हासिल करने की कोशिश ना करे या मजीद कोई और ऐसे टूल इस्तेमाल ना करे। लेकिन मेरा ख्याल है हमें इन रियासतों को की हिफाजत के हवाले से गारंटीज लेनी पड़ेंगी दुनिया के साथ भी। देखिए वो छोटे मुल्क है, अगर वो अमेरिका के ना रखते अड्डे तो कहाँ जाते? बड़े बड़े मुल्कों से घिरे हुए हैं, ईरान है, पाकिस्तान है, इंडिया है, इजराइल जैसा एग्रेसिव मुल्क है, चले उन्होंने ताल्लुकात बना लिए एक ने उसके साथ। तो देखिए ये एक जायज उनकी एक जरूरत थी सिक्योरिटी की। फिर अब ईरान ने कह दिया कि हमने उनके 13 अड्डे तबाह कर दिए, तो मजीद आप वहां क्यों फायर करते हैं? अगर वायलेशन हो रही है अमेरिका की तरफ से तो इजराइल को आप निशाना बनाइए। मेरा ये एतराज है, मेरा ये कहना है कि अब इस खित्ते को और JCC को होस्टेज बना के नहीं रखने देना चाहिए। ये एक रेड लाइन होनी चाहिए जो मीडिएशन करे। अगर तो वो जो फरीक है इसमें से एक जो कि इसको होस्टेज बना रहा है वो एग्री नहीं करता तो फिर चले जंग का मैदान ही उनको फैसला दे कि किस तरफ जाएगा। जी ठीक है, नाइला साहब आपकी तरफ बढ़ूंगी। आप इस सिचुएशन को कैसे मॉनिटर कर रही हैं? क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं कि सालिसी की बात हो रही है जो कि पाकिस्तान एज अ मीडिएटर का किरदार अदा करते हुए हमें दिखाई दिया। उसके बाद हम अपोजिटली कोई और रिएक्शन देखते हैं जिसमें कोई ऐसी सेफ्टी ट्रिगर्स नहीं है, कोई ऐसी सेफ्टी मेजर्स नहीं है जिसको मद्देनजर रखते हुए तमाम तर मराहिल को जो है वो कंट्रोल की तरफ हम लेके जा सकें। जंगबंदी हुई, उसके बाद अब जंगबंदी टूटती हुई हमें दिखाई दे रही है, क्या कहेंगी इस पर? नाइला साहिबा से राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया है। जियार साहब आपसे ही यही सवाल जानूंगी क्योंकि आप भी इसी मेजर पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं और आप भी यही कह रहे हैं कि सेफ्टी मेजर्स को मद्देनज़र नहीं रखा गया। और आपने एक बात की कि गारंटीज़ के ऊपर, गारंटीज़ में पाकिस्तान ने सालसी का किरदार तो अदा किया, लेकिन उसके ऊपर जितना मीडिएटर का किरदार उनका था उसके तौर पर हमने ये नहीं देखा कि अब इस तरह का हम तासुर जो देखा जा रहा है कि पहले जंगबंदी हुई और उसके बाद जंगबंदी अब तोड़ दी गई है, क्या इस तरह से हम हालात को कंट्रोल कर सकेंगे? नहीं, देखिए पाकिस्तान तो मीडिएटर है जिस तरह रेफरी होता है और हमने बड़ी एक लिहाज से क्योंकि बहुत सारे मुल्क बड़े मुल्क जो रीजनल थे वो भी दूर हट के खड़े हो गए। हत्ता कि इंडिया जैसा मुल्क उसने अपने आप को तकरीबन लाताल्लुक कर दिया इतनी बड़ी जंग से और उसमें बल्कि नेगेटिव रोल अदा किया। ईरान को कोई ताज़ियती पैगाम नहीं भेजा जब उनके रहनुमा जो है शहीद अली खमेनाई शहीद हुए। बच्चियां 168 शहीद कर दी गई मुनाब स्कूल में, उन पे कुछ नहीं ताज़ियती पैगाम भेजा। नेवल के ऑफिसर्स जो ट्रेनिंग कर रहे थे इंडिया में मैं इसका जवाब, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूं, उस लिहाज से पाकिस्तान का जो मॉरल स्टैंडिंग है वो बहुत हाई है, लेकिन इसलिए हाई कि हमारे ऑब्जेक्टिव बड़े हाई थे कि किसी तरह से भी ईरान को तबाही से बचाया जाए, किसी तरह से भी इस खित्ते को इस आग से बचाया जाए। चले, जिस तरीके की हमने मीडिएटर का किरदार पाकिस्तान का देखा वो तो सालिस के तौर पर पूरी मशरिक़ वुस्ता के सामने है। अच्छा नाइला साहिबा, आपसे जो मैं मेजर सेफ्टी एंगल्स की बात कर रही थी, वो सेफ्टी एंगल्स के मद्देनजर रखते हुए ऑब्जेक्टिव्स की भी हमने बात की। आप समझते हैं कि जो फाइन ऑब्जेक्टिव्स लेने चाहिए थे इन दोनों फरीक के दरमियान वो कहीं ना कहीं मिसमैच हुए या लैक हुए?
आपका सीसी ऑब्जेक्टिव से क्या मुराद है? जिस तरीके से जीआर साहब भी बात कर रहे थे कि सेफ्टी ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर उन्होंने बात की, सेफ्टी मैकेनिज्म्स के ऊपर उन्होंने बात की कि एक तरफ हमने जंगबंदी होती हुई देखी और उसके बाद हम टोटली अब सिचुएशन जो है वो चेंजेस की तरफ देख रहे हैं। नहीं, आप सवाल थोड़ा मुख्तलिफ कीजिएगा। जीआर साहब, मैंने मेरा अर्ज ये आपसे भी किया यही था। सवाल था, मैकेनिज्म को हम कैसे तश्कील दे सकते हैं वो बताइए। चलिए ठीक है, ओके गो अहेड। अच्छा, मैकेनिज्म आप कैसे तश्कील दे सकते हैं? उसके लिए सबसे पहले तो अहम बात यह है कि जो पार्टिसिपेंट्स इन द वॉर, ये वॉरिंग पार्टीज हैं, उनको आपस में एक सिंसियर मुआहिदा करना चाहिए। ये जो अभी हुआ है जिसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कह रहे हैं आप, उसमें तो जेडी वैंस साहब ने कहा कि ये तो हमने सिर्फ इसलिए किया था कि जो बैनुल अक़वामी मंडियां हैं उन पे दबाव बहुत आ गया था, तो वो प्रेशर रिलीज करना था और टाइम चाहिए था दोबारा तैयारी का, और वो हो गया है, तो अब हम शुरू कर सकते हैं अपना काम। यानी वो मुआहिदा उन्होंने उस नियत से ही नहीं किया कि कोई पायदार अमन की उनके जहन में बात हो। इसलिए आप देखिए कि और दो मुआहिदे में साउथ लेबनान की बात हुई, लेकिन साउथ लेबनान में तो जंग जारी है और इजराइल वहां से निकलने को बिल्कुल तैयार नहीं है। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग या ट्रस्ट का डेफिसिट जो है वो इतना ज्यादा है क्योंकि नियतें ही फर्क हैं, ऑब्जेक्टिव ही फर्क हैं, तो उसमें आप क्या मैकेनिज्म डिवाइस कर सकते हैं? ठीक। अच्छा नाइला साहब, यहाँ आपने इजराइल की बात की। इजराइल तो एक ऐसा मुल्क के तौर पर उभर रहा है कि जिसमें हम देख रहे हैं कि कंट्रोल अमेरिका का इजराइल पे नहीं है, इजराइल का कंट्रोल कहीं ना कहीं हमें अमेरिका पे दिखाई दे रहा है। तो आप नहीं समझते कि जो हम जंगबंदी की तरफ जा रहे थे या मुज़ाकरात की तरफ जा रहे थे, उसको कहीं ना कहीं सबूताज करने में टोटली जो है वो कन्फ्रंट जो है वो इजराइल को कर रहा है, और सारी जो चीज़ें हैं जो कि मिसमैच हो रही हैं वो कहीं ना कहीं उसकी बेसिस पर है? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। ये इजराइल का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। जब फरवरी 28 को हमला हुआ ईरान पे, तो वो इजराइल के कहने पे अमेरिका ने किया, और अभी भी जो कर रहे हैं, आपको पता है कि नेतन्याहू साहब की मुलाकात हुई ट्रंप साहब से कुछ 2-3 दिन पहले, और उसमें उन्होंने अपना रोना धोना किया कि आप क्यों मुफाहमत कर रहे हैं, तो फिर जंग शुरू करने की बात हो गई। और आप ये भी देखिए कि अमेरिका ने पहले जो है मुफाहमत की बात कर रहे थे, पीस की बात कर रहे थे, ईरानियों को बहुत अच्छे लोग कह रहे थे, और अब ट्रंप साहब कहते हैं सम ऑफ इयर्स, इस किस्म के उन्होंने जुमले शुरू कर दिए हैं। और सिंसेरिटी की बहुत कमी है, और नियतें जो हैं वो बहुत कहने की और है और करने की और है। ठीक है जी साहब, आप इजराइल का रोल किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, इजराइल को तो बड़ा क्लियर है, सबसे बड़ा नुकसान भी है, फायदा भी। नुकसान इसलिए है कि वो वहाँ एक्चुअली वजूद में है और अपने तमाम जहर आलूदा डिवाइसेस के साथ है, और अपने लहू आलूदा चेहरे के साथ है। जो वो लहू जो गजा के बच्चों का है, जो ईरान की बच्चियों का है, जो लबनान के लोगों का है, मुसलमानों अरबों का है। सो मेरा ख्याल है इजराइल की जो वजूद है वो एक बहुत बड़ा खंजर है, जिसको कहा गया था तारीख में कि मुसलमानों की पुश्त पे एक बहुत बड़ा खंजर है। अब वो खंजर जब तक के निकल नहीं जाता, उस खंजर को निकलने के बाद जो जख्म है वो मदहम नहीं हो जाता, ये क़ज़िये होते रहेंगे। अब वो खंजर कैसे निकलेगा, सर्जन निकालेगा या खुद ही कुछ होगा, ये एक बहुत बड़ा तारीखी कह लीजिए मखमसा है, फिलोसॉफिकल भी है और तारीखी भी है, तो और एक रियलिटी भी है। लेट्स फेस दैट वे। लेकिन जिया साहब, इस पूरे सिनेरियो के अंदर जितना रोल है, जाहिर है आप भी ये कह रहे हैं कि इजराइल का, पूरे जो हम ग्लोबली हम देख भी रहे हैं, वो भी तमाम तर जितने ममालिक हैं, जितना
तमाम तर लोगों के रिस्पॉन्स हैं वो सब इसराइल की तरफ है, लेकिन उसको लगाम डालने के लिए कोई भी ऐसी हिकमत अमली नहीं तरतीब दी जा रही। डोनाल्ड ट्रंप को अगर हम देखें, एक तरफ से हम पॉजिटिव लाइंस के ऊपर चलने की हम देखते हैं कि वो चलने की कोशिश करते हैं और उसके बाद वहीं से वो यू टर्न लेते हुए वापस उन्हीं हालात की तरफ गुजर जाते हैं। तो ऐसे में किस तरीके से कोई भी फरीक एक मेज पर उनके साथ बैठेगा या डिस्कस करेगा या बात करेगा? देखिए, जिसका वजूद अगर उसको रियासत कहा जाए, जिसका वजूद ही ऑक्यूपेशन के ऊपर हो, जिसका वजूद ही एक ऐसे लोग जो साल से हजारों साल से उसके मालिक थे उनको बेदखल करके उस पर कब्जा करना था, जिसका वजूद ही आई थिंक सो हिडन था कि हम जेनोसाइड करेंगे, और वो हिडन अब जाहिर हो रहा है जब मुसलमानों की मुकम्मल तौर पे कमजोरियां नजर आ गई उनको, इजराइल को और उसके जो फोर्सेस हैं ज़ियोनिस्ट जो दुनिया पूरी में बैठे हुए हैं, जिनका बहुत सारा कंट्रोल है इन बड़ी स्टेट्स के ऊपर। लेकिन उससे ज्यादा ये है कि क्या किया जाए, इजराइल को मैनेज किया जाए, इजराइल को फाइट किया जाए, या दोनों काम किए जाए। मेरा ख्याल ये है कि मुसलमानों को, अरबों को जो है वो फोर्सेस जो इजराइल को ये सब कुछ जहर आलूदा हथियार देते हैं, पैसा देते हैं, टैक्स का पैसा वहां के मुल्कों का, वहां पे काम करने की जरूरत है, आपस में इत्तेहाद करने की जरूरत है। अगर आप जेसीसी को हॉस्टेज बनाओगे, क्योंकि अमेरिका आपसे लड़ रहा है, मैं ईरान की बात कर रहा हूं, तो उससे तो आप इजराइल के प्रोजेक्ट को आगे ले जा रहे हो कि देखिए, मेरी नजर में एज ए पाकिस्तानी जेसीसी की बड़ी अहमियत है, न सिर्फ पाकिस्तान के लिए लेकिन पूरी इस्लामिक उम्मा के लिए। they are one of the richest, not like डिपॉजिट्स है, कुदरत का देन है उनके पास, लेकिन वो एक कलेक्टिव वेल्थ है जो इस्तेमाल भी होती है मुसलमानों के लिए। अब अगर इनको आप निकाल दें, इनको नेस्तो नाबूद कर दें, इसलिए कि आप के पास कोई अमन की स्ट्रेटजी नहीं है, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं नहीं समझता। आपने एक बात कही कि इजराइल को मैनेज किया जाए, मैनेज करने के क्या टैक्टिक्स हो सकते हैं? क्योंकि जिस तरह से आप मैनेज की बात करें, इजराइल तो एक अपना ही ख्वाब लेके चल रहा है, ग्रेटर इजराइल का, किसी के कंट्रोल में नहीं है, ना अमेरिका के कंट्रोल में, ना दीगर कोई और ममालिक के कंट्रोल में। ऐसे में इजराइल को मैनेज करने के क्या टैक्टिक्स होंगे? वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो आलम इस्लाम ने और दुनिया ने, जो दुनिया में अमन चाहते हैं, जो दुनिया में इंसानों की जिंदगी की कीमत चाहते हैं, अखलाकियात चाहते हैं, जो चाहते हैं कि इस दुनिया को कवानीन के तहत चलाया जाए, जोर पे ना चलाया जाए। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अभी आपको मैनेज करना है, उसके ट्रैप्स में नहीं आना है। जहां आपको कुछ एडवांटेज मिला है उसको बेहतर करें। देखिए, इस जंग में ईरान को एक बर्तरी मिली थी स्ट्रेटेजिकली एट द पब्लिक परसेप्शन लेवल। तो और मैं खुद ही कहता था कि यहाँ पे उन्होंने अपनी बहादुरी और हिकमत दोनों को मिलाया था। तो अब उसका साथ क्यों छोड़ा, क्यों बहाना दिया अमेरिका को कि दोबारा फिर इस किस्म की अटैक करें, और इजराइल ये बताने में दोबारा जो है वो सही साबित हो कि ईरान इज द इशू, नॉट इजराइल इज द इशू। एक नैरेटिव ये लेके वो चला हुआ है। लेकिन उनका नैरेटिव तो साहब ये भी क्लियर है, वो तो ये नैरेटिव भी जनरेट कर रहे हैं कि ईरान को अगर नहीं रोका गया तो वो पूरी दुनिया को खत्म कर देगा, क्योंकि वो एटमी प्रोग्राम बना रहा है और उसके पास ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसकी वजह से। अच्छा, इजराइल को कहीं ना कहीं इस बात का डर और खौफ जरूर है, जो कि बारहा नेतन्याहू अपने बयान में भी ये कह चुके हैं। कोई डर नहीं है। देखिए, इजराइल को इसलिए डर नहीं है कि उसको हासिल है जो सपोर्ट दुनिया की सबसे डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ द वर्ल्ड जो वेस्ट है, और सबसे जो बड़ा इकोनॉमिक सिस्टम है, जो अब जो है सबसे बड़ा जो टेक्नोलॉजिकल पावर है। लिहाजा डर की बात ना करें। बात यह है कि क्या वो इस तरह से मजीद और 70 साल रहना चाहते हैं मुसलसल जंग में? क्या हम इतनी उनके ऊपर कॉस्ट
in terms of public perception, in terms of their inability to progress and टेक आउट जो जिस पे कब्जा करना चाहता है जमीन पे, तो उसके लिए मेरे ख्याल है हम तैयार नहीं है। हमारी उम्मत को, अरबों को उन्होंने एक एक करके तोड़ दिया है। आखिरी मार्का ईरान था, इसको बचाना है, लेकिन बचाने वाले सबसे ज्यादा ईरानी होंगे। अगर वो अपनी इस अब जो स्ट्रैटेजी अब तक रखी उन्होंने उसको तब्दील करेंगे और उनके ट्रैप में आएंगे, प्रोवोकेशन में आएंगे, अमन नहीं होने देंगे, अपने ही नीबर जो मुसलमान अरब हैं उनको होस्टेज बना के रखेंगे कि जी हम पे गोला आया तो 10 गोले हम तुम्हें भेज देंगे क्योंकि तुम छोटे और मेरे करीब हो। नो, आई एम सॉरी, आई विल नॉट कंडोन इट नाउ एनी मोर कि ईरान जेसीसी को होस्टेज बनाए। अगर उसको तकलीफ होती है, जो पहुंचाता है अमेरिका, तो अमेरिका के ऊपर जहां कहीं भी पहुंच सकते हैं उसके वेपन, या फिर इजराइल तक करे, या फिर अमन का रास्ता ले और अमन की बात करे। ठीक है, ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ ही रहिएगा, हमें ज्वाइन किया है इस वक्त। जीआर साहब आप भी साथ रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद करार हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। करार साहब, आपसे जानना चाहूँगी, इस वक्त जो हम एक तरफ सिचुएशन देख रहे थे कि जंग बंदी हो रही है और उसके बाद फिर फरीकैन एक मेज़ पर बैठ रहे हैं, डायलॉग कर रहे हैं, उसके बाद सिचुएशन हम रैंडमली चेंज होते हुए देखते हैं कि जहाँ पर हम जंग बंदी को टूटता हुआ देख रहे हैं, ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया है, जो बिहेवियर है, वो बिल्कुल अपोजिट दिखाई दे रहा है। ऐसे में हम किस बहरान की तरफ जा रहे हैं? क्या हम इसको रोक सकेंगे, कंट्रोल कर सकेंगे, और पूरी आलमी दुनिया का इस पर क्या किरदार होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरतुलैन, मैं इस वक्त जो है ना इराक में हूँ, करबला मुकद्दस में, और आपने मुझे व्हाट्सएप पे कॉल किया है, तो इस पाक मुकद्दस जमीन से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की मुश्किलात दूर करे और तमाम मिडल ईस्ट के मुसलमानों को जो प्रॉब्लम है उनमें इनकी मदद फरमाए, इनके मसाइल हल हो। देखिए, पाकिस्तान ने पहले बहुत कोशिश की है, लेकिन सबको पता था डे वन से कि नेतन्याहू इस्राइली वजीर आजम पूरी कोशिश करेगा कि ये जो ना डी रेल हो जाए। तो अभी भी जो दरमियान में इस किस्म की हरकत होती हैं, ट्रम्प के पास तो आखिरी रिपोर्ट जाती है, वो खुद ना मौके पे मौजूद होता है, ना खुद वो गल्फ में मौजूद है, ना जो है ना वो इन तमाम ऑपरेशन को देख रहा है। तो ये तमाम कार्रवाइयाँ उनकी तरफ से होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि अबनाए हुर्मज़ या स्टेट ऑफ हुर्मज़ ये दुनिया भर के कानून के मुताबिक ईरान का हक है, और ईरान जब एक पुरअमन तरीके से यहाँ से जहाज़ों को गुजरने का रास्ता देता है तो वो उसको डाइवर्ट करते हैं तो हालात ख़राब होते हैं। और हालात इसीलिए ख़राब होते हैं जिन दो ममालिक के शिप्स के ऊपर ईरान ने हमले किए, आपको मालूम है वो ज़्यादातर जो है ना वो इसराइल के साथ मिले हुए हैं। Having said that, मुझे पूरी उम्मीद है कि पहले पाकिस्तान जिस जगह से इन मामलात को हल करने में या हल करवाने में कामयाब हुआ, मुझे अपने अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप उसी तरीके से मेहनत से काम करके कतर के साथ मिलके, तुर्किया के साथ मिलके इन हालात में इंशाअल्लाह ताला हालात को बेहतर कर लेगी। जी कुरतुलैन। ठीक है, लेकिन करार साहब, हम ये सिचुएशन जो कंट्रोल होती हुई देख रहे थे वो कहीं ना कहीं अब अनकंट्रोल होती हुई दिखाई दे रही है। अब आप यहाँ पर कह रहे हैं कि ठीक है, हमारी एक साल से के किरदार जो पाकिस्तान ने अदा किया वो कहीं ना कहीं इस कोशिशों में है कि इसको मुसलसल जंगबंदी की तरफ ले जाए, लेकिन हमें डोनाल्ड ट्रंप की जो थिंकिंग है वो कोई और नज़र आ रही है। एक तरफ वो ईरान को कहते हैं कि हम आपको नहीं छोड़ेंगे, हम बहुत सख्त रद्द-ए-अमल देंगे और किसी भी सूरत हम आपके साथ जो है मुआहिदा नहीं करेंगे, और एक तरफ मुज़ाकरात की भी बात कर देते हैं। ऐसी सिचुएशन में हम जो आलमी यानी हम पूरी ग्लोबली बात करें या अक़वाम मुत्तहिदा की बात करें या बड़ी आलमी कुव्वतों की बात करें, वो किस तरीके से इस सिचुएशन को टैकल करने में कामयाब होंगी? क्या उनका कोई रोल बनता है? पहली बात तो जो आपने डोनाल्ड ट्रंप के रवैये की बात की है, खुद अपने उसके अमेरिकन लोग अपने लोग उसके यही कहते हैं कि इस आदमी का कुछ पता नहीं चलता, सुबह उसकी राय और होती है, शाम को राय और होती है, सुबह जो है ना मुल्की और बैनुल अक़वामी मामलात को हल करने के लिए उसकी अप्रोच और होती है और शाम को कुछ और कर देता है। तो जहाँ तक है डोनाल्ड ट्रंप के रवैये की बात, वो तो शुरू से ही ऐसी है, और इवन के इलेक्शन में भी उसकी पॉलिसी, जब इलेक्शन कैंपेन हो रही थी तो उसकी पॉलिसी एक जलसे में और बयान देता था, दूसरे जलसे में जाके और बयान दे देता। तो उसके ऊपर
सोने पे सुहागा आप ये समझें कि इसराइली लॉबी को काम करने का मौका मिलता है और उसकी इस तबीयत से या इस आदत से वो फायदा उठाते हैं और उसको कंफ्यूज कर देते हैं, या उसको जो उसने एक अच्छा डिसीजन लेना होता है खासतौर पर जंगबंदी से रिलेटेड, उसको वो सुबताज कर देते हैं। लेकिन देखे दुनिया की बड़ी ताकतें भी पहले मौजूद थी, शुरू पाकिस्तान ने किया था, दायरा पाकिस्तान के साथ बाद में दूसरे ममालिक भी मिले। अक़वाम मुत्तहिदा सबसे बड़ा अदारा है, उससे कोई उम्मीद रखना फजूल है। पूरी पिछले 2-3 सालों की आप देखें, तारीख उठा के देख लें कि फ़लस्तीन के मामले में अक़वाम मुत्तहिदा की किसी ने नहीं सुनी, लेबनान के मामले में अक़वाम मुत्तहिदा की किसी ने सुनी, ईरान के मामले में अक़वाम मुत्तहिदा की किसी ने सुनी। तो अक़वाम मुत्तहिदा से तो उम्मीद रखना फजूल है। जहाँ तक है रूस के अपने प्रॉब्लम है, यूक्रेन की वजह से वो ज्यादा प्रेशर नहीं डाल सकता। चाइना पसे पर्दा पाकिस्तान को पहले भी सपोर्ट करता रहा है, अभी भी करेगा, तुर्की सपोर्ट करेगा, कतर सपोर्ट करेगा, इवन के मुझे उम्मीद है सऊदी अरब भी सपोर्ट करेगा और इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे। क्योंकि खाली डोनाल्ड ट्रंप को जो है ना, यही नहीं है कि धमकियां देनी है, उसको अपने मुल्क में अपनी राय आमा का भी ख्याल करना है और अमरीकी राय आमा, इवन के अमरीकी कांग्रेस जंग को तवील देने के लिए तैयार नहीं है। जी कुरतुलैन। ठीक है जी साहब, आपसे भी ये सवाल करना चाहूँगी, जो बहरान हम इस वक्त देख रहे हैं, आप नहीं समझते कि आलमी जो बड़ी ताकतें हैं उनको एक अपना नुमाया किरदार अदा करने की ज़रूरत है? साथ ही हम अगर अक़वाम मुत्तहिदा की बात करें, जैसे कि अभी ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा कि वो ना लबनान पे अटैक हुआ तब कुछ किया उन्होंने, ना फ़लस्तीन पर अटैक किया ना तब कुछ किया उन्होंने, ना ईरान पर अटैक हो रहा उस पर भी कुछ नहीं किया। तो आप नहीं समझते कि इसको रोकने के लिए, कहीं ना कहीं इस बहरान को कंट्रोल करने के लिए उन्हें अवेयर होना पड़ेगा? कोई शक नहीं इसके अंदर कि चूंकि एक सबसे बड़ी ताकत ने इसको इसकी शुरुआत की, इस जंग की सबसे बड़ा खुद उसमें एक्टर है, और वो भी ऐसी जंग जो कि जरूरत नहीं थी। इट वाज ए वॉर ऑफ चॉइस, इट वाज एन इलीगल वॉर, इट वाज अ वॉर ऑफ इंस्टिगेशन, जो कि इसराइल के कहने पे की गई, जो इसराइल के मिस इन्फॉर्म करने के ऊपर की गई, जो इससे पहले भी अमेरिका इराक में भी कर चुका है, सीरिया में कर चुका है, लीबिया में कर चुका है, और बहुत सारे अफगानिस्तान में कर चुका है, और बहुत सारे मुल्क हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है हमारे इंटरनेशनल, इस वक्त जो इंटरनेशनल सिस्टम है दुनिया का, जहाँ पे जो बड़ी कुव्वतें हैं वो सिर्फ अपनी आइडियोलॉजिकल, अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को देखते हैं, वो ह्यूमैनिटी को या उसूलों को कतई अपने नज़र के सामने नहीं रखते, अपनी कंसिडरेशन में नहीं रखते जब वो अपने फैसले करते हैं। लिहाजा उनसे कोई तवक्को रखना खाम ख्याली होगी। ठीक है, तो अब सिचुएशन ये कि रियलिस्टिक अप्रोच क्या है? रियलिस्टिक अप्रोच ये है कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह कोई पाकिस्तान, टर्की, सऊदी अरब, इजिप्ट इस तरह से इमर्ज हुए हैं एज मिडल पावर, स्पेशली पाकिस्तान आफ्टर कामयाबी के बाद, मार्का हक के बाद, तो ये अपना रोल अदा कर रहे हैं पाकिस्तान। तो अब ज़रूरत ये है कि जो मुल्क मुसलमान हैं या जो वॉर्स में हैं, दे इनफैक्ट इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि एक बड़ा मुल्क ग्लोबल पावर अमेरिका इन अ वे आपको कहा कि आप बीच में आए, ईरान ने भी कहा कि आप आए, दुनिया ने भी कहा कि आप बीच में आए पाकिस्तान के लिए। इसका मतलब है कि सिचुएशन इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई है दुनिया की, या इतनी विशियस हो गई है कि ग्लोबल पावर कुछ करने काबिल नहीं, ना उनमें मॉरल अथॉरिटी है उनके पास। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव पावर होगा लेकिन कोई उनकी बात मानने को उस लिहाज से तैयार नहीं है। लिहाजा अब टाइम जो है वो मिडिल पावर्स का है, और वो भी जो उस खित्ते में है, जिनका स्टेक है, क्योंकि हमारा स्टेक है इस खित्ते के अंदर, लिहाजा हमारा रोल आता है। ईरान का बजाते खुद आता है। जब शुरू में जंग हुई और ये जब बातचीत की इब्तिदा की गई, तो मैंने कहा था कि सुलह हुदैबिया भी तो हमारी तारीख का हिस्सा है। आपको उसको मद्देनजर रख के ये बड़ा एक तारीखी मौका है कि पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छा जो है वो फ्रेमवर्क साइन करवाया है इन लोगों से। आप ज़ब्त का मुजाहरा करें, आप सब्र का मुजाहरा करें, आप हिकमत का मुजाहरा करें।
ठीक। बहुत ज्यादा। जी ठीक है जीआर साहब, एक सवाल ये भी करना चाहूंगी, अगर आप ना हुर्मुज़ में इसी तरह की कशीदगी हम बरकरार रहते हुए देखते हैं तो आप नहीं समझते कि जो हमारी आलमी तिजारत है, तेल की मंडी है, उस पर कितने संगीन खतरात मुरतब होंगे और आगे क्या ऐसी सिचुएशन डेवलप हो सकती है जो पूरे ग्लोबली खित्ते जो हैं वो उसके अंदर मुतासर होते हुए दिखाई देंगे? जी, उसके लिए तो आप रिपोर्ट पढ़िए कि जो इंटरनेशनल एनर्जी कमीशन है, उन्होंने कहा कि इतना बड़ा क्राइसिस ऑफ जो है इसका ऑयल की सप्लाई का कभी नहीं आया, इवन नॉट ड्यूरिंग द कोविड, जितना अब आया है। नंबर 1। नंबर 2, कोई 13 to 14 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल हैज डिसअपीयर्ड फ्रॉम द मार्केट, और उसके हमने देखा कि ऑयल जो है वो 110 बैरल पर गैलन भी चला गया, डॉलर्स पर गैलन भी चला गया। लिहाजा इसके वैसे तो हैं, खुदा न खास्ता अल्लाह करे कोई ऐसे ना हो जानी नुकसानात, लेकिन सबसे बड़ा जो इस जंग का नतीजा हो सकता है अगर ये चलती रही, वो होंगे मईशत की का बहरान, जो कि ग्लोबल भी होगा और रीजनल भी होगा, और खासतौर पर वनरेबल कंट्रीज लाइक पाकिस्तान और जो एशिया की कंट्रीज है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, उनके पास थोड़ा बहुत चले ऑयल है, बाकी फिलिपीन है, थाईलैंड है, अफ्रीका के मोस्टली द कंट्रीज, हमारी जो इकोनॉमीज वो तो बहुत पीछे चली जाएंगी। अब भी बहुत इम्पैक्ट है कि जो ग्रोथ रेट हमारा जो 3.8 पे था, इट माइट गो टू 2.8। इनफैक्ट वर्ल्ड ओवर, आज ही मैं पढ़ रहा था, यस इट वाज द वर्ल्ड ग्लोबल ग्रोथ ही वो 3.8 वो कर रहे थे प्रिडिक्ट, लेकिन वो कहते हैं बिकॉज ऑफ दिस क्राइसिस विल गो डाउन टू 2.8, और मजीद अगर और चलता है तो फिर तो आपकी ग्रोथ माइनस में चली जाएगी। ये बहुत बहुत बड़ा मसला है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आई हैव टू गो। ब्रिगेडियर साहब, आपसे सवाल करना चाहूंगी, आप नहीं समझते कि अगर चीन और रूस की अगर हम बात करें, वो ईरान को किस हद तक इस बहरान में संभाल सकते हैं या उसका साथ दे सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो आप समझते हैं कि आलमी ताकतों के दरमियान नई सफबंदी होती हुई हमें दिखाई दे रही है? जी कुरतुलैन, देखें वो संभाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। चीन की बात मानता है ईरान, रूस की भी मानता है, लेकिन जिन बातों पे ईरान जो है वो असूली मौकफ रखता है उनसे वो पीछे नहीं हटेगा। ईरानियन एक डिफरेंट नेशन है, और वो अपने जो भी फैसले ले लेते हैं फिर वो नताइज की परवाह नहीं करते। तो अबनाए हुर्मुज़ पे एक्चुअली वो अपने जिस हक को जता रहे हैं, वो इसको अगर किसी दूसरे के कहने पे छोड़ देते हैं तो वो उनके लिए तारीख में आने वाले वक्तों के लिए बहुत मुश्किल पैदा कर देगा। तो असल में यही बात है अभी। लेकिन जैसे अभी हमारे मोहतरम भाई ने कहा कि ईरानियों को थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए, अपना मुतालबा रखना चाहिए सामने कि जी बनाए हुर्मुज़ पे हमारा हक है, लेकिन फौरी तौर पे कोई भी जहाज आ रहा है रिटेलिएट नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए। और उसकी वजह यह है कि जंग और फैल गई तो ईरान का भी नुकसान है, पूरी दुनिया का भी नुकसान है, और पूरी दुनिया जो है ना, खास तौर पे पाकिस्तान जैसे जो मिडल जो है ना तरक्की याफ्ता जो है ना मुल्क हैं, या जिनको हम कहते हैं तरक्की पजीर ममालिक हैं, उनके लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। तो इसलिए ईरानियन से भी जो ना हमारे जो अरबाब इख्तियार उनसे मुज़ाकरात करते हैं, और ख़ास तौर पे चाइना से हम जो है ना ये तोक़ा रखते हैं कि चाइना ईरानियन को भी कहे कि अपना एहतजाज ज़रूर रजिस्टर कराएं। कोई जहाज, बहरी जहाज, शिप अगर जो है वो वायलेट करता है इनकी पॉलिसी को, तो उसके सबूत जो इनके सालिस हैं, पाकिस्तान है, कतर है, दें कि जी ये जहाज जो है ना हमारे बेसिक एग्रीमेंट या MOU के जो ना, एग्रीमेंट तो अभी नहीं हुआ, MOU की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। एहतजाज उस मुल्क से करें बजाय इसके डायरेक्ट उस पर फायर करने के, तो हालात कंट्रोल हो जाएंगे। जी कुरतुलैन। ठीक, ब्रिगेडियर साहब शॉर्टली मुझे ये भी बता दिएगा कि इस पूरे बहरान से हम क्या देख रहे हैं कि सियासी और अस्करी फायदा सबसे ज्यादा किसको पहुंच रहा है और सबसे ज्यादा नुकसान कौन उठा रहा है? देखें, अस्करी फायदा, सियासी फायदा सबसे ज्यादा इसराइल उठा रहा है, क्योंकि उसकी पॉलिसी एक तो ये है कि किसी तरीके से मुसलमान ममालिक, खलीजी मुसलमान ममालिक आपस में लड़ पड़े। और अभी आपने देखा जब दोबारा कशीदगी हुई, ये दोनों शिप्स भी मुसलमान ममालिक के थे। और दूसरी बात यह है किसी तरीके से वो आहिस्ता आहिस्ता ना लबनान पे हमले रोक रहा है, ना फलस्तीनियों पे हमले रोक रहा है,
तो अपने जो असल उसके अज़ाइम हैं नेतन्याहू के, इसराइल के, ग्रेटर इसराइल के लिए, वो पूरे कर रहा है और इस जंग को ना रुकने की तरफ जो है ना वो धकेल रहा है। तो सबसे ज्यादा अगर फायदा हो रहा है तो इसराइल को हो रहा है, और नुकसान सबसे ज्यादा हो रहा है तो तमाम दुनिया को हो रहा है इसराइल को छोड़ लेकिन के। जी करार साहब, ये बात डोनाल्ड ट्रंप को समझ नहीं आ रही, क्योंकि अभी हम जो मौजूदा सूरत हाल देख रहे थे उसमें हम मुज़ाकरात के अंदर तमाम तर मराहिल को हल होता हुआ देख रहे थे, लेकिन उसके बाद हमने सडनली सिचुएशन चेंज होती हुई देखी। अब आप क्या समझ रहे हैं कि हालात और वाकयात किस जानिब जा रहे हैं? देखिए, मैंने तो पहले कहा कि डोनाल्ड ट्रंप से तो जो ना कोई भी तवक्का इसलिए उसके अपने लोग भी नहीं रखते, क्योंकि उनकी राय चेंज होती रहती है, और वो एक छोटी सी खबर होती है, उसी छोटी सी खबर पे बड़ा फैसले का ऐलान कर देते हैं। कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर हमने ये भी देखा था कि कहीं ना कहीं कोई प्रेशर जो है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर मिड टर्म इलेक्शन भी जो है वो बिल्ड करने में कामयाब हो रहा था, लेकिन अब जो है वो हमने वहां से भी देखा कि उन्होंने यू टर्न ले लिया। देखिए, मैंने अर्ज किया ना, यू टर्न तो इसलिए लेता है ना, वो समझता है कि उसके जो नीचे की है, खासतौर पे जो इसराइली लॉबी है वहां पे, वो उसको ये तासर देती है कि आपके इस जो है ना MOU से शायद आपका वोटर नाराज है, आपके इस MOU से जो है ना आपको वोट कम मिलेंगे, आप इलेक्शन में हार जाएंगे। ये एक सियासी चालें होती हैं, और वो उन सियासी चालों में ट्रंप साहब आ जाते हैं, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में कहा कि वो वक्ती तौर पे छोटी सी खबर पे फैसले लेते हैं, ऐलानात कर देते हैं। तो जो इसराइली लॉबी है कुरतुलैन, वो उसको तासर यही देने की कोशिश कर रही है कि ईरान के साथ जो है ना किसी न किसी तरीके से आपने जो MOU साइन किया ये भी खत्म हो, और वो उसको ये तासर दे रहे हैं कि उनके अपने वोटर जो हैं वो इससे नाराज है, नालायक, इससे खुश नहीं है, जो कि हकीकत नहीं है। लेकिन उसके लिए प्रैक्टिकल आसान भी नहीं। आप देखें, अपने मीडिया के खिलाफ बोलना शुरू कर देता है, वो अपने मीडिया को कहता है अमरीकी मीडिया सही नहीं है। क्यों? मीडिया जब उसको सही रुख दिखाने की कोशिश करता है कि अमरीकी अवाम इस जंग के हक में नहीं है, तो वो मीडिया को बुरा कहना शुरू कर देता है। अमरीकी मीडिया जब बताता है कि अमेरिका का कितना नुकसान हुआ है, उनका शिप का कितना नुकसान हुआ है, उसके अपने कितने बंदे ईरानियन अटैक से मारे गए हैं, वो फिर मीडिया को बुरा कहना शुरू कर देता है, क्योंकि वो बाय नेचर ऐसा ही है कि उसके अपनी मर्जी के हक में फैसला हो तो तारीफें करता है, उसके मर्जी के खिलाफ कोई बात आए तो वो उसके खिलाफ बोलता है। जी कुरतुलैन। ठीक है, तमाम तर नाज़रीन, जो जाविया है वो यही है कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो मशरिक़ वस्ता के अंदर बड़ी बिगड़ती हुई सूरत हाल हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि जंग बंदी होते होते हम जंग बंदी को ख़त्म होते हुए देख रहे हैं, और इस तरह की सूरत हाल कहीं ना कहीं पूरी ग्लोबली असरात मुरतब करके जाएगी, और ये हालात किस तरफ जाएंगे, कि डायलॉग का सिलसिला दोबारा आगे बढ़ सकेगा या नहीं बढ़ सकेगा, या मौजूदा जो सूरत हाल है वो किस तरफ जाती हुई हमें दिखाई देगी, ये देखना होगा। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया नाज़रीन, मेरे साथ मेरे मौजूद गेस्ट मौजूद थे, GR बलोच साहब मौजूद थे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद करार हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद थे, नायरा चौहान साहिबा मेरे साथ मौजूद थी। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। मुझे अपनी मेज़बान कुरतुलैन बख्श को दीजिए इजाज़त। कल एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।